बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लीड के बारे में कि लीड की पॉइजनिंग कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, लीड जो है बेसिकली यूबिक्विटस इन द एनवायरनमेंट, ये हर जगह पे पाया जाता है। अच्छा, इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? ओल्ड पेंट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, फूड, कंटामिनेटेड डस्ट वगैरह जो इसके सोर्सेज हैं। अच्छा, यूनाइटेड ने जो है ना इसको एलिमिनेट कर दिया है बाय एलिमिनेटिंग टेट्राइथाइलेट। ठीक है। ये मिड ऑफ 1980s में इन्होंने क्या किया है कि टेट्राइथाइलेट की एलिमिनेशन करा दी, मतलब उसको कम करा दिया गैसोलीन में। ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि लीड जो है, लीड का जो एक्सपोजर हुआ एनवायरनमेंट पे वो कम हो गया। उसके बाद क्या था, एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक लीड हैज़ बिन रिड्यूस्ड। ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक लीड की जो एक्सपोजर था एनवायरनमेंट में वो कम हो गया। एंड द मोस्ट क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ लीड अकर विथ इनऑर्गेनिक लीड साल्ट। ठीक है। अच्छा, एक ऑर्गेनिक लीड साल्ट लीड होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक जो है मोस्ट क्रोनिक फॉर्म है लीड का, such as those in paints used in housing constructed prior to 1978। अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक लीड साल्ट है वो जो है ना जो न्यूली हाउस जो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं उनकी पेंट वगैरह करने के लिए जो इस्तेमाल होते थे 1978 में, जो पेंट इस्तेमाल होते थे उनमें पाया जाता था ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट लीड का। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, एज डिपेंडेंट डिफरेंसेस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड लीड आर नोन टू अकर। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो इंजेस्टेड मतलब कितनी अमाउंट एज की जो लीड की है वो इंजेस्ट की जा सकती है, वो डिपेंड करती है एजेस पे। एजेस के डिफरेंट पे जो है ना डिफरेंट अमाउंट इंजेस्ट की जा सकती है। तो वो क्या है कि इन्होंने बोला है कि अडल्ट जो हैं वो 10% तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं इंजेस्टेड डोज को, और क्या है कि चिल्ड्रेन क्या करते हैं 40% तक इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर ये 40% जो है इनिशियली जो है क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें, सॉफ्ट टिश्यूज में। ठीक है। एंड देन मोर स्लोली डिस्ट्रीब्यूट टू बोन, टीथ एंड हेयर्स में। पहले क्या होगी, अगर ये एब्जॉर्ब होगी 40% तक तो वो क्या होगी, ये इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसमें, सॉफ्ट टिश्यूज में, फिर वो बोन्स में जाएगी, फिर टीथ में जाएगी, फिर हेयर्स में जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, वो कराएगी कैल्शियम की डिपोजिशन कराएगी इन लॉन्ग बोन्स में। ठीक है। जब वो लीड चली जाएगी टीथ में, हेयर्स में, बोन्स में, तो क्या कराएगी, वो लार्ज डिपोजिशन कराएगी कैल्शियम्स की किसमें, लार्ज बोन में, जो कि विजिबल हो जाएगा एक्सरेज में। पर अगर वो डिपोजिशन जो है लीड के अगर जीआई में हो गई, ठीक है, वो एब्डोमिनल रेडियोग्राफ में जो है ना शो हो जाएगी। ठीक है। और इसकी बात करते हैं कि लीड अगर ये ब्लड में है तो ब्लड में इसकी हाफ लाइफ 1 to 2 मंथ्स तक होगी। पर अगर इसकी वैसे जो लाइफ हाफ लाइफ अगर बोन में देखी जाए कि बोन में इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, वो होगी 20 to 30 ईयर्स। और ये जो है बेसिकली लीड टॉक्सिटी क्या है कि बेसिकली ये बोन्स को, ठीक है, और टीथ्स को और सेवरल टिश्यूज़ को ये ना ज़्यादातर अफेक्ट करता है। ठीक, क्योंकि ये कैल्शियम की ज़्यादातर डिपोजिशन कराता है। ठीक है। उसी वजह से जो है ना ये सीवियर किस्म की डैमेज काज कर सकता है टिश्यूज़ वगैरह को। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसी में एक ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, उस ग्राफ को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है अडल्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रेन, और ये जो है क्या है, ये लीड की कंसनट्रेशन है, ब्लड में कितनी कंसनट्रेशन। अगर ये कंसनट्रेशन 10 तक पहुँच जाती है तो वो अडल्ट में ये हाइपरटेंशन कराती है, और जो है चिल्ड्रेन में क्या कराती है, हेयरिंग ग्रोथ, ट्रांसप्लांटेड ट्रांसफर या आईक्यू लेवल, ये सब हेयरिंग डिक्रीज कराती है, ग्रोथ डिक्रीज कराती है, आईक्यू लेवल डिक्रीज कराती है। ठीक है। और ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे बोथ साइड पे डिफरेंट डिफरेंट काजेज करा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 डेवलप हो गई तो वो क्या करा रही है, इंसेफेलोपैथी करा रही है किसमें, अडल्ट में। और सेम एज इसी कंसंट्रेशन पे जो है ना दोनों साइड्स पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एडवर्स इफेक्ट डेवलप करा रहा है ये लीड। अच्छा, अब हम बात करेंगे लीड के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन जो है इंसेफेलोपैथी काज कराती है, उससे के साथ साथ हेडेक, कन्फ्यूजन, क्लप्सीनेस, इन्फिया, इंसोमनिया, फटीग और इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन। ठीक है। पर डेथ जो इसमें रेयर रेयर चांसेस में डेथ होती है, और इसकी इंटॉक्सिकेशन को ट्रीट करने के लिए हम चिलेशन थेरापी देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा चिल्ड्रेन जो है ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, और इसमें लीड की जो ब्लड लेवल कंसनट्रेशन होती है चिल्ड्रेन में 5 to 20 हो गई अगर, तो वो क्या करा सकती है, वो आईक्यू लेवल लोअर करा सकती है। 9% चिल्ड्रेन जो यूनाइटेड स्टेट में जो है ब्लड में जो लीड की जो लेवल है वो 10 मिलीग्राम 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। अच्छा, अब हम मूव करेंगे आगे।
अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या इसके इफ़ेक्ट हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में बेसिकली इसके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं, डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, ओकेशनली डायरिया, और हायर एक्सपोजर में क्या कराता है बेसिकली पेनफुल इंटेस्टाइनल स्पॉज़म। ठीक है, अगर ब्लड में बात करें तो लीड का ब्लड में क्या इफेक्ट है, बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्स इफेक्ट होता है ब्लड के साथ, क्योंकि ये जो है डिसरप्शन कराता है हीम की सिंथेसिस को। एज अ रिजल्ट जो सेल्स होते हैं हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। हाइपोक्रोमिक क्या होता है बेसिकली लो हेमोग्लोबिन हो, लेस अमाउंट हो हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन की किसी भी ब्लड आरबीसी में, तो देन द नॉर्मल से कम हो तो उसको हाइपोक्रोमिक कहते हैं। अच्छा, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या आया, लीड पॉइजनिंग है या नहीं है, तो वो हम देखेंगे कि इसकी लेवल ब्लड में 25 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या नहीं है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लीड पॉइजनिंग का इफेक्ट है या नहीं है ब्लड में। अच्छा, अब अगर बात करें इसके एंटीडोट की, तो एंटीडोट इसका सक्सीमर, जिसको डाई मरकेप्टो सक्सीनिक एसिड DMSA एंड ओरल चीलेटर है। ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है किसमें, चिल्ड्रेंस में, क्योंकि जब लेवल ग्रेटर हो 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से पर कम हो 70 माइक्रोग्राम, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ जाए और इससे कम हो तो हम सक्सीमर एंटीडोट जो है ना देंगे लीड की पॉइजनिंग के लिए। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर लेवल हो गई तो हम क्या करेंगे, डुअल पेरेंटल थेरापी देंगे, जिसके लिए हमें डायमरकैप्रोल की ज़रूरत पड़ेगी इंट्रामस्कुलरली, एंड कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, ये जो है इंट्रावीनियसली देंगे, क्योंकि जब कंडीशन 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल्स अलग से डुअल पेरेंटल थेरापी को फॉलो करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब हम मूव करें ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स। अच्छा, ये जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज का इनहिबिटर है, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। ये जो टॉक्सिटी है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ये ऐसे शो करते हैं कि बाय इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग द एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज फंक्शन। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज हमने पढ़ा था एक एंजाइम होती है, जो कि कोलिनर्जिक चैप्टर में इन्होंने ठीक से डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको फिर से यहाँ पे रिकॉल करने के लिए शो करता हूँ। नाउ सी दिस, ठीक है, ये कोलिन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब कोलिन क्या हो रहा है, कोलिन सिंथेसाइज हो के यहाँ पे जो है ये रिलीज हो रहा है। अब इस रिलीज जब ज़्यादा क्वांटिटी कोलिन की आ जाती है तो क्या करती है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो एंजाइम होती है ये इनको इस कोलिन को ब्रेक करके कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कोलिन की जो है प्रेजेंस सेल में वो कोलिनर्जिक इफेक्ट जो है ज़्यादा शो करती है, क्योंकि वो कुछ कंडीशन में सही नहीं होते, एक्सेस अमाउंट कोलिन की सही नहीं होती, तो वो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इस जो है ना एडवर्स इफेक्ट को वो ख़त्म करती है नेचुरली। पर अगर इस एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज को ही ब्लॉक किया जाए, इसके फंक्शन को ही, तो हो गया क्या कि कोलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। अगर कोलिन की अमाउंट बढ़ गई तो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, मस्कुरिनिक और निकोटिनिक एक्शन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ये देखो, अगर एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन हो गई, ठीक है, अगर एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो उसका फंक्शन क्या होगा, एंजाइम का फंक्शन स्टॉप हो गया, तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और इससे नतीजे में क्या होगा, निकोटिनिक और मस्कुरिनिक जो एक्शन है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया, एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बता रहा है कार्बामेट का। कार्बामेट क्या होता है, ये रिवर्सिबली बाइंड करता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज के साथ, whereas organophosphate undergoes an aging process to ultimately irreversibly activate enzyme। ठीक है, और उसके बाद क्या है, organophosphate nerve agents such as serine, somin and tabun have same mechanism of action but aging process is much more rapid कंपेयर टू इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, अच्छा, इसके एंटीडोट क्या यूज़ करेंगे, एंटीडोट में हम एट्रोपिन देंगे जो कि एंटी मस्कुरिनिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो कि मस्कुरिनिक एक्शन एग्जाजरेट हो रहे हैं तो उसको स्टॉप करेगा, एज एंटागोनिस्ट तौर पे वर्क करेगा। और प्रोलिडोक्साइम क्या होगा, ये रीएक्टिवेट करेगा एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम को, क्योंकि फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाए, इंट्रावीनियसली इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा।
अच्छा जी, अब अगर हम बात करें इस एंटीडोट की, तो एक टेबल बनी हुई है यहाँ पे लिपिन कोड में कि किस ड्रग की पॉइजनिंग की वजह से कौन सा एंटीडोट यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एसिटामिनोफेन, तो उसका एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन। एंटीकोलिनर्जिक के लिए फिजोस्टिगमाइन, और आर्सेनिक के लिए सक्सीमर, केप्टोसक्सीनिक एसिड, बेंजोडाइजापिन के लिए फ्लूमाजेनिल, और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हाइपरबैरिक चैम्बर और ऑक्सीजन। इसके अलावा साइनाइड, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, डिजिटल्स में डिजॉक्सिन इम्यून, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कैल्शियम, आयरन के डीफेरोक्सामाइन, और इसके अलावा हेपारिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट, मीथेनॉल, इथाइलिन ग्लिकोल, फोमिपेजोल। अच्छा, ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये आप टेबल जो है ना इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है, और यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।